स्वागत है दोस्तों आपका यूपीएससी एस्पिरेंट बक्सर वाले चैनल पर। तो हमने एक वीडियो में वादा किया था कि दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम जो 2022 का एवं 2023 का है, मैं उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊँगा। तो चलिए देर न करते हुए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे और किस किस दिन ये वीडियो अपलोड होगा। तो बेसिकली दोस्तों, जब ये वीडियो हमें एक्सेस मिलने लगेगा उस दिन ही अगले दिन हम इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे और आप लोग यहाँ पर आकर इसका एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो और क्वेश्चन देख सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो किसी स्टेट के पीसीएस की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हों, और वो एस्पिरेंट भी देख सकते हैं जो बिगनर्स है, जो यूपीएससी की सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहे हैं, और इसे देख करके अंदाज़ा क्वेश्चन का लगा सकते हैं कि यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपनी मन स्थिति को टटोल सकते हैं कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। हालांकि किसी समय किसी वर्ष लेवल थोड़ा सा कम बेसी होगा, लेकिन नेचर यही रहता है यूपीएससी का मुख्यतः। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टेस्ट सीरीज है, सॉरी टेस्ट सीरीज नहीं, ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है दृष्टि का, उसमें जो टेस्ट है ये 01, ये पॉलिटी खंड से है। इसका 2 आएगा, 01 है, फिर 02 भी आएगा। 50-50 क्वेश्चन का एक पीडीएफ शायद है, और एक जो 50 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट 01 में, फिर 02 में 50 क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट डे जब आएगा उस समय में ये जो पॉलिटी टेस्ट 03 रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब कंप्लीट पॉलिटी से। ये कंप्लीट पॉलिटी नहीं है, पॉलिटी का 50% क्वेश्चन से क्वेश्चन यहाँ पे उठाकर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देर न करते हुए हम लोग इस पीडीएफ की शुरुआत करते हैं। आप लोग ये जानकारी ऊपर के जानकारी जानते होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान का संघात्मक लक्षण है? दोस्तों, संघात्मक लक्षण का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच बंटवारा, केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो देखिए क्या हुआ, लिखित संविधान। जहाँ लिखित संविधान होगा वहाँ कारण है कि कुछ शक्ति, मतलब किसी शक्ति में कुछ विवाद जरूर है, इसीलिए लिख दिया गया है संविधान में कि ये शक्ति आपको दी जाएगी, कुछ शक्ति केंद्र सरकार को दी जाएगी, कुछ केंद्र शक्ति राज्य सरकार को दी जाएगी, इसलिए संघात्मक का है। और देखिए क्या, द्विसदनीय व्यवस्था भी संघात्मक सरकार का एक पक्ष है। लेकिन ये जो बाकी शक्ति है, एकीकृत सरकार के लक्षण, इसलिए ये नहीं होगा। अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस भी नहीं होगा, आपात उपबंध भी नहीं होता। दोस्तों जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर वाकई सी बच गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदस्य अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संकर चुनावी प्रणाली है जिसमें मतदाताओं को 2 मत मिलते हैं। दूसरा, इसकी परिभाषित विशेषताओं में एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सांसद तथा किसी दल की सूची से चुने गए सांसदों का सम्मिश्रण होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ज़्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संकर चुनावी मत प्रणाली है। जो आप लोग जैसे इंडिया में यहाँ का जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, उसका भी चुनाव इसी आधार पर किया जाता है। ये तो सही है जी। ऑप्शन नंबर 2 का देखिए, इसकी परिभाषित विशेषताओं में एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के चुने गए सांसद तथा किसी दल की सूची से चुने गए सांसदों का मिश्रण शामिल होता है। ये भी सही है दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यूपीएससी क्या तो ये फेवरेट ही है, लेकिन अदर एग्जाम के पीसीएस में भी ये क्वेश्चन को पूछता रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। शायद आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये सही है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी इतना लंबा नहीं, हम छोटा ही साइन करते हैं, ये सही है। आप लोग जानते होंगे
ये जो संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और देवनागरी हिंदी और अंग्रेजी है। हिंदी और अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा को अपने राज्य में अपनाने में राज्य का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक सीमित है। गलत बात है। ये मतलब गारंटी नहीं है कि जो 8वीं अनुसूची में भाषा है सिर्फ जो 22 भाषा है उसे ही शामिल किया जाए। नहीं दोस्तों, आप लोग चाहे वो राज्य चाहें तो कोई भी वहाँ के जो वहाँ का उस राज्य का मुख्य भाषा है उससे आधिकारिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये क्वेश्चन ये 2 गलत होगा। तो इसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए 2 कहाँ है। दोस्तों बहुत आसान है। ये क्वेश्चन टच कीजिए, देखिए 2 जहाँ है वहाँ कट कीजिए। बाकी आंसर तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। बच गया सी। अब ये देखिए थर्ड ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए। दोस्तों ये सही है, लेकिन एक संविधान में संशोधन किया गया था। वो एक संविधान में संशोधन किया गया था। ये राज्य भाषा अधिनियम 1963 संघ के सभी आधिकारिक कार्यों और संसद के कार्यों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग का प्रावधान किया गया था। उसमें उसी में कहा गया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए। जी दोस्तों ये सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल अंग्रेजी में ही सुनवाइयाँ कर सकता है। लेकिन यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो दूसरी भाषा के आदेश भी दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय आज्ञाएं पर ये पाबंदी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है किसी न किसी एग्जाम में आने की। तो देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत में इसे मौलिक और अत्यंतिक अधिकार के रूप में पहचान मिली है। अत्यंतिक अधिकार के रूप में पहचान मिली है निजता का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद इससे निर्गत आर्टिकल 21 से निर्गत होता है। ये सही बात है। खड़ग सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, नीचे चलकर देखते हैं क्या होगा, सी। ये बात गलत है। इसमें ये नहीं कहा था निजता का मौलिक अधिकार। ये इसमें पुट्टा स्वामी मामले में माना था दोस्तों। यहाँ तो होगा ही नहीं। ये बात भी गलत है। मौलिक अधिकार है, लेकिन ये जो अत्यंतिक लग गया है ये गलत है, इसलिए ये नहीं होगा। और तो सब ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद आर्टिकल 19 स्वतंत्र संबंधी अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ये दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशों को भी नहीं प्राप्त है। विदेश के नागरिकों को भी नहीं प्राप्त है। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये गलत हो गया। तो आप ऐसे कट कीजिए, बच गया। ये अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। हाँ सही बात है। इससे किसी व्यक्तिगत स्तर पर इससे नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर सिर्फ केवल एक होगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सैन्य विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। जी नहीं दोस्तों, ये तो गलत है। आप लोग जानते होंगे इसे जर्मनी के नहीं, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है, जर्मनी से नहीं, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम। आप ब्रिटेन कर सकते हैं।
और इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। जी नहीं दोस्तों, इसे अडेप्ट तो किया गया है लेकिन भारतीय संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी। सही जवाब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ध्यान देना होता है। तो सही जवाब पूछ रहा है तो इसका न तो 1 और न ही 2 इसका सही जवाब होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। कह रहा है मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों में से एक वैज्ञानिक दृष्टि की भावना को विकास को बढ़ावा देना है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, मूल संविधान में भारतीय ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये तो था ही नहीं। मूल संविधान में 10 या कुछ था ही नहीं, ये बाद में जोड़ा गया। ये बाद में जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये भी दोस्तों जो आयरलैंड है, ये भी आयरलैंड से नहीं लिया गया था, ये लिया गया था यूएसएसआर से, यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, यूएसएसआर से लिया गया था। नेक्स्ट है, इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। देखिए 1-3 गलत है, 1-3 गलत है, तो क्या होगा इसका जवाब आप लोग देख लीजिए क्या होगा। इसका जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड, सॉरी, अभी तो 3 हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये 1 और 2 गलत है, 1 और 2 गलत है, तो इसे कट किए 3rd नंबर पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य में से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना के विकास के रूप में, हाँ दोस्तों ये सही है। तो इसका जवाब बस और क्या, 3 बचा, इसका जवाब सी हो जाएगा। एक मिनट, इसको सही का निशान लगाते हैं, ये कट दूसरे पेन से करते हैं हम, नहीं तो मुश्किल होगी समझना दोनों को। ये पीडीएफ जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में भी है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। आप लोग चाहें तो दोस्तों, मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं ये दोनों लैंग्वेज एक साथ समझा पाऊँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इंग्लिश मीडियम के यदि कोई हो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती 1973 में प्रतिपादित किया गया था। सही है दोस्तों, बताते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे हम लोग। उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बात जो है ये बात सही है, लेकिन इसमें और एक बात है। जैसे केशवानंद भारती के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि संसद आर्टिकल 368 के तहत बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है, बदल नहीं सकती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत में बहुत कुछ शामिल होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे संविधान की सुरक्षिता, संसदीय व्यवस्था, इंडिया स्वयंप्रभु रहेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक प्रकृति इंडिया का, कल्याणकारी राज, संघीय व्यवस्था, कानून का शासन, नेपालिका स्वतंत्र, समानता इत्यादि। उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है। उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है। ये दोस्तों ये गलत कथन है, भारत के संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों ये गलत है। उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है, भाग है, लेकिन उद्देशिका संविधान के भाग है, लेकिन ये जिस प्रकार अन्य प्रभावी होते हैं उस प्रकार ये प्रभावी नहीं है। बस ये है बात। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता। गलत। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है दोस्तों, हाँ, लेकिन संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत के लिए यहाँ पर अनिवार्य होती है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है।
इसका जवाब बस सही इसका होगा, ये नंबर बस सही होगा। ऐसे भी आप कट करके देख लो कि फर्स्ट नंबर सही है, ठीक है, बाकी थर्ड नंबर गलत है। देखो थर्ड गलत हो गया और सेकंड भी गलत है, तो बचा एक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नीचे एक्ट पे चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। याद आएगा, बताइएगा, आगे चलकर समझाएंगे। इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और पूर्णतः एक प्रशासनिक निकाय बन गई। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन सा है। सभी देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1 है, चार्टर एक्ट 2 है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा 1853 का चार्टर एक्ट। सही जवाब ये होगा। ये सभी प्रावधान जो थे 1853 के चार्टर एक्ट में थे। चलिए दोस्तों, हाँ ये तो यूपीएससी के लिए एक बहुत ही फैक्टफुल चीज़ है, बहुत ही आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसको। चलिए देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे। सही है बात, आप लोग सभी लोग जानते हैं। 9 सितंबर 1911 ईस्वी में पहला बैठक में संविधान सभा का यही प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। और दोस्तों, दीपावली आ गई है, हम लोग को लगता है पढ़ाई में व्यवधान है उत्पन्न हो रहा है। इससे देख रहे हैं आज ये धनतेरस के ही से ही स्टार्ट हो गया पटाखा जलाना। चलिए सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपना अधिनियमित किया। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जवाब आप लोग समझ रहे होंगे, ये भी सही है। इसी समय ये अपनाया था और ये भी सही है। तो इसका आंसर 19 ये डी होगा, मतलब उपयुक्त सभी। लेकिन एक दो बात और हम बता देंगे इसके साथ साथ। जो ये वाला ऑप्शन है इसमें एक दो और बात है। जैसे जो प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 9 दिसंबर को 1911 को, लेकिन 2 दिन बाद जब अस्थायी अध्यक्ष की बारी आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने और वहाँ पर उपाध्यक्ष उसके जो बने संविधान सभा का HC मुखर्जी तथा वेटी कृष्ण हमाचारी बने थे। ये भी क्वेश्चन अनेक पीसीएस एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। गलत है दोस्तों, आप जान रहे होंगे। ये संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, एक बार भी नहीं किया गया है फेडरेशन शब्द का प्रयोग। बस इसका भावनात्मक फेडरेशन है, इंडिया में प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों आगे देखते हैं, आप सुनते हैं। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के विपरीत इसमें धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, केवल बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए नंबर गलत है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यूपीएससी का इस टाइप का क्वेश्चन पूछना आम बात है, बहुत ही क्वेश्चन इस टाइप से पूछती है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है। दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यूपीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों को पूछती है। चलिए देखते हैं, हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो जानते हैं उसको टिक करते हैं या फिर जो नहीं जानते हैं उसको छोड़ देते हैं। देखिए कह रहा है किस प्रकार का न्याय। आप लोग जानते हैं कि भारत में न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो संविधान की उद्देशिका है भारत के नागरिकों को ये प्रदान करती है।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो क्या नहीं करता है? तो 2 नहीं करता है, तो 2 कट कर दीजिए। बच गए दोस्तों, इसका जवाब सी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए माध्यम था, 5 माध्यम था। जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण, राज्य क्षेत्र मिलाने के संदर्भ में। तो इसमें सही कोड का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसका जवाब तो लगता है सभी होगा, 13। ठीक है, आप लोग इसका जवाब इसके जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, ये संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में है, और इसके DPSP भी कहते हैं राज्य। अच्छा, ये देखिए, शायद आर्टिकल आप लोग बता पाएँ तो और बेहतर होगा। आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल के अनुसार भी दिया गया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए ये जो 4 नंबर देखते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन, ये शायद आर्टिकल 43 में रहेगा। आर्टिकल ये 43 में, हाँ 43 में है, याद आया। आर्टिकल ये 43 में है, तो ये सही है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना, ये 39 में है। हाँ, ये 39 के ए में है ऑप्शन दोस्तों, ये भी सही है। आर्टिकल 39 ये जो है, ये 36 से लेकर के 51 तक है। सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करना। हाँ दोस्तों, ये भी मतलब इसी में आप लोग देख लीजिएगा। आर्टिकल मतलब सभी याद नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मतलब सभी आर्टिकल ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इसका आंसर होगा डी, होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? यह है, दिल्ली और पुदुचेरी के दोनों के पास अपने उच्च न्यायालय है। गलत दोस्तों, आप जानते हैं कि पुदुचेरी के पास कोई उच्च न्यायालय नहीं है। से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य संकल्प का, कि सांप्रदायिक पुरस्कार का। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा उद्देश्य प्रस्ताव का। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को सदन में प्रस्तुत किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी में संविधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। दोस्तों इतना नेहरू रिपोर्ट में मुख्य, देखिए दोस्तों इतना समय नहीं है कि इस वीडियो में हम सारे इसके बताएं, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था। अगस्त और कम्युनल अवार्ड में, जो ये कम्युनल अवार्ड था, ये मुख्यतः 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमेशे मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र कहा गया था। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, लेकिन अब लोग जानते हैं इसी समय में विरोध हुआ 1932 ईस्वी सितंबर में, और महात्मा गांधी इसी को लेकर अमरशण अनशन पे बैठ गए, और पंडित नहीं, भीमराव अंबेडकर के साथ और महात्मा गांधी के साथ पुनः पैक्ट हुआ 1932 ईस्वी में, और इस बात पे सहमति बनी कि अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए आरक्षित सीट पर सहमति दोनों लोगों में बनी। तो इसका जवाब तो यही था, और ये बात ये था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, और इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ी भी मिस्टेक तो मतलब देखिए, क्वेश्चन को आपको यहाँ भी देखना है, और ऊपर तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है यहाँ। तो चलिए देखते हैं। करें, लिखित संविधान की सर्वोच्चता
स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान की मुख्य विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सही है, ये सही है। ये संघीय सरकार की एकमात्र विशेषता है। देखिए, संघीय सरकार की एकमात्र विशेषता होगी जिससे मतलब केंद्र और राज्य के कुछ अपने दोनों के पास अधिकार हो। एकात्मक सरकार वो होगी कि जिसमें राज्य के पास नाम मात्र की शक्ति हो, सारे शक्तियाँ केंद्र के पास अधिकृत हो, एकात्मक होगी। भारत के संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावनात्मक में संघात्मक कहा गया है, लेकिन गलत है दोस्तों। राज्यों को संघ के अलग होने का अधिकार नहीं है इंडिया में, और स्वरूप में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, ये बात गलत है। तो इसीलिए सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन? बी। इसका जवाब 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बी होगा। और ये दोस्तों देखते हैं, ये देखिए, इसका जवाब देना तो दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन मतलब और चीज़ें भी ये जो आ रहे हैं बार बार, ये आयोग और समितियाँ, ये भी जरूरी होते हैं, इसलिए हम लोग कुछ पे इस पे भी ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? आप जानते हैं दोस्तों, इसका जवाब तो आसान से है, इसका जवाब बी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन इतना से नहीं होगा दोस्तों, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। दोस्तों, ये स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, सॉरी दोस्तों, अभी पेंसिल स्केच पेंसिल नहीं खरीद पाए हैं, हाथ से लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हाथ चला जा रहा है अभी। तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनाए गए थे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज को सिफारिश की भाग 4A में, ये भाग 4A में, हाँ भाग 4A में है। और ये भाग 4A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये भी बात है दोस्तों, भाग 4A जो मूल कर्तव्य है, ये मूल संविधान में नहीं, कई जगह क्वेश्चन आता है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत के मूल संविधान का भाग है। जी नहीं दोस्तों, ये भारत के मूल संविधान का भाग नहीं है। ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 ईस्वी में लाई गई एक सिफारिश के आधार पर भाग 4A में शामिल किया गया था। और इसमें शुरुआती दौर में 10 ही थे, लेकिन लास्ट में एक और ऐड किया गया। आप लोग बता सकते हैं, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन करके 2002 ईस्वी में लाया गया था। और एजुकेशन, जो बच्चे होते हैं, जो ये क्या बोलते हैं, 6 ईयर टू 14 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनके ये एजुकेशन का अवसर के लिए ये लाकर ये इसमें शामिल किया गया था। दोस्तों, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, सरकारिया आयोग और सेक्टर समिति, फजल अली समिति। देखिए दोस्तों, ये फजल अली समिति मुख्यतः भाषाई आधार पर नए राज्य के गठन पर पुनर्विचार की थी। भाषा के आधार पर बनाए गए थे समिति, ये सिफारिश की थी कि भाषा के आधार पर, लेकिन ये भी कहा था पुनर्विचार करने के लिए कहा था, लेकिन एक भाषा के राज्य को खारिज कर दिया था। ये नहीं कहे थे कि एक भाषा एक राज्य में होनी चाहिए। सरकारिया आयोग जो है, ये जो सरकारिया आयोग है, ये सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को रिकमेंड करने का प्रस्ताव दिया था कि जो बहुमत में सबसे बड़ी पार्टी है, आप उससे सरकार बना जाए। जो ये सेक्टर समिति, ये सुरक्षा हेतु कैबिनेट समिति थी, विशेषकर सैन्य बलों के हेतु। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब हो गया वो 19 पे चलते हैं। हाँ, ये मुख्यतः बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और इसमें कंफ्यूजिंग भी बहुत होता है। ये सिर्फ फैक्चुअल डेटाबेस पे आधारित रहता है। आप लोग इसे PDF में आएगा, उसके में आप लोग देख सकते हैं, इसका जवाब बहुत अच्छे से। तो हाँ, भारतीय संविधान कार्य से सब लोग जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, DPSP, ये सब प्रस्तावना, ये सब दार्शनिक हिस्सा है संविधान का इंडिया का। ये आयरिश और अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मौलिक अधिकार रक्षणीय नहीं है, इसलिए इन्हें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित करके घटाया या निरस्त किया जा सकता है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और गैर न्याय संगत प्रकृति के हैं। निरस्त नहीं कर सकते जी, कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आकर आ जाती है बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, ये निरस्त नहीं कर सकते, घटा या बढ़ा सकते, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से। ये गलत है, इसलिए साधारण बहुमत यहाँ नहीं होगा, यहाँ विशेष बहुमत होगा। और राज्य के लिए, हाँ ये सही है, गैर न्याय संगत प्रकृति के, इसे आप न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसे आप चुनौती नहीं दे सकते, तो इसका जवाब यही होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की नागरिकता त्यागने संबंधी नियम को सरल बनाया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, नागरिकता त्यागने हेतु लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी गई है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर से बताते हैं आपको। नागरिकता त्यागने संबंधी प्रक्रिया को 80 दिनों के भीतर पूरा किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, आवेदक को विदेशी नागरिकता ग्रहण करने में भारतीय नागरिकता त्यागने के कारणों का उल्लेख करना होगा। दोस्तों ये दोनों बात सही है, कारण का जो विदेशी नागरिकता त्यागने या ग्रहण करने के कारण का उल्लेख करना होगा, और ये बात भी सही है, इसमें किया गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा ये एक लाया गया है और उसमें किया गया है। लेकिन ये 80 दिनों की प्रक्रिया नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 60 डेज, ये सिर्फ 60 डेज, अधिकतम 60 डेज तक ही इसमें सुविधा दी गई है, 80 दिन तक नहीं। इसलिए 2 गलत हुआ, तो मैनेज कीजिए, हाँ सी नंबर सही, ठीक है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के संज्ञात्मक का लक्षण है? दोस्तों ये क्वेश्चन मुख्यतः रिपीटेड हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल टाइप की है। आप लोग इसे एक बार PDF में आएगा, वो बहुत लंबा वहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी व्यवस्थाएं कौन से संघात्मक है, कौन से एकात्मक है, आप लोग उसे ज़रूर देख लेना और उसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए हम इसे बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के संघात्मक, देखिए संघात्मक का फिर मतलब बता दे रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार के शक्ति का कुछ कम होना और वो शक्ति राज्यों में वितरण होना। दोहरी शासन व्यवस्था, हाँ ये होगा। शक्तियों के विभाजन, ये होगा जी। तो क्या नहीं होगा? ये राज्यपाल की नियुक्ति, ये केंद्र की एकात्मक शक्ति का परिणाम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर सी होगा। दोस्तों 3 नहीं होगा, तो 3 आप कट कर दो, 3 आप आंसर कट कर सकते हो, बचाइए। 3 आप आंसर कट किए तो बचाइए, इसलिए सी आंसर हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य उपबंध के रूप में जाना जाता है? वो आप लोग को याद होगा, 73वें संविधान संशोधन में मुख्यतः ग्राम सभा के गठन का बात किया गया था, हाँ ये सही है। SC/ST समुदाय का आरक्षण की बात किया गया था, ये भी सही है। और ये सही नहीं है, ये नहीं सही है, तो इसका आंसर 3rd कट हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ भी फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ देख लीजिए और अब आगे तो मैं PDF में इसे प्रोवाइड करा ही दूँगा, तो आप लोग वहाँ से अच्छे तरीके से भी एक बार फिर से आप लोग वहाँ रिविजन कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। चलिए 24 हो गया, 25 पे चलते हैं हम लोग। 25 एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत में सहकारी समितियों के किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है? सरकारी समिति को किस संविधान संशोधन द्वारा? तो सहकारी समिति आप लोग को, सॉरी ये बहुत ज़्यादा लाइट है, इसमें ये लेते हैं। सहकारी समिति 1992 नहीं होगा जी, ये इसका ये होगा 1997 का संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें ये भाग 9B में है, निगम बोर्ड के सदस्यों, शर्तों और सहकारी समिति के प्रभावी प्रबंधन के बारे में चर्चा किया गया है। ये भाग 97 भाग 9 में है, भाग 9B में है।
सॉरी दोस्तों, मतलब अभी तो स्केच नहीं खरीद पाए हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही में चैनल स्टार्ट किए हैं। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। यदि कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, और यदि कोई गलत हो जाए मुझसे क्वेश्चन, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम उसे कमेंट बॉक्स में सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं दोस्तों। राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में परिभाषित हैं दोस्तों? आप जानते हैं केंद्र जाते हैं भाग 6, केंद्र की शक्तियों का उद्देश्य भाग 6 में है, तो राज्यपाल भी इसी में आएंगे। राज्यपाल केंद्र के ही एक रूप होते हैं। अब कथन एवं कारण है जी। कथन एवं कारण तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल से क्या, चलिए देखते हैं। कथन: कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बात का है, कथन सही है, कथन ये सही है। कारण इसका क्या है? सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलित रखते हैं। दोस्तों ये भी सही है, लेकिन अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या कह रहा है। कह रहा है ए और आर दोनों सही है, पर ए आ की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हाँ जी हाँ दोस्तों, ए और आर ये दोनों तो सही है, लेकिन इससे इसका कोई संबंध, ऊपर वाले का कोई संबंध, इंटरलिंक नहीं है। ये स्वतंत्र स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, इससे कोई कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड स्टेटमेंट गलत कर रहा है। संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। और ऑप्शन बी, संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, हिंदू, मुसलमान, हिंदू और उनके संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और हिंदू में उनकी संख्या के अनुपात में बांटा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, तो 1 को कट कीजिए। तो ऐसे भी नहीं हो सकता दोस्तों कि 1 कट करने के बाद दोनों आए। 2 और 3 तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई और गलत होगा। तो शायद ये 2 गलत है जी। ये जो हिंदू शब्द है, इसमें हम ध्यान नहीं दे पाए। मुस्लिम और सिख तो थे, ये जो मुस्लिम और सिख तो थे, लेकिन उसमें दोस्तों ये हिंदू नहीं थे। हिंदू के स्थान पे उसमें जनरल, सामान्य, हिंदू के स्थान पे उसमें सामान्य सामान्य की बात की गई थी, सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग के लिए हिंदू का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर सी हो जाए, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन पे को देखते हैं। कह रहे विभिन्न स्रोतों से ली गई भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विचार कीजिए। दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है, किसी भी एग्जाम में आना तय है। आप लोग ये जो लिस्ट आएगा PDF में, उसे आप लोग वहाँ से कॉपी या जीरोक्स से कुछ भी करा करके या लिख करके आप अपने टेबल के सामने भी चिपका सकते हैं, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आना हमेशा फिक्स रखता है। चलिए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान बोल रहा है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आप लोग को ध्यान है, ये गलत बोल रहा है। ब्रिटिश संविधान से नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। ये बोल रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन भी
गलत बोल रहा है दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर से नहीं, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया गया। राज्यपाल के कार्यकाल की विशेषता अमेरिकी संविधान से लिया गया, ये भी गलत बोल रहा है दोस्तों। ये राज्यपाल के कार्यकाल की विशेषताओं शायद आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद आ रहा है ब्रिटेन से लिया गया। हाँ, ब्रिटेन से ही लिया गया है, लेकिन भारत शासन अधिनियम जो 1935 था वहाँ से लिया गया है। तो पूछ रहे क्वेश्चन सही नहीं है, तो कोई भी सही नहीं है, इसका जवाब सही आंसर ए होगा। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये मतलब हमेशा यूपीएससी भी इसको पूछती रहती है। कन्फ्यूजन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, हालांकि हम लोग का भी, हमारा भी गलत होता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। चलिए फिर देखते हैं। कह रहे रीट किस, तो ऑप्शन ए कह रहा है इस पे कि उत्प्रेक्षण संबंधी रीट व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। ये हाँ, एक और बात देखते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ भी आकर। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए, यदि ये नीचे है तो ये बात पूछ क्या रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब गलत को इसमें से निकालना है। तो हाँ जी, ये बात सही कह रहा है उत्प्रेक्षण संबंधी रीट व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। और अधिकार परीक्षा रीट जो है, मांग केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, गलत है। ये अधिकार परीक्षा रीट मांग केवल पीड़ित पक्ष को नहीं किया जाता है। अधिकार परीक्षा रीट इसके लिए किया जाता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी सर्विस होती है, वो अधीनस्थ किसी भी अपने न्यायालय संबंधितों को ये निर्देश देती है कि उसके पास जो भी छोटी केस है वो बड़े न्यायालयों को ट्रांसफ़र करें, इसमें ये बात कही गई। तो दोस्तों देख लीजिए, एक कट कर दीजिए, एक सही है तो एक नहीं होगा, आंसर बचा दो, तो इसलिए बी होगा, और नहीं पूछ रहा है इसलिए यही होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम लोग। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, ये नंबर ऑप्शन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को पीड़ित डीडी बसु के दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत की पूछताछ के संदर्भ में कि पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उसे डीडी बसु के दिशा निर्देश को पालन करना अनिवार्य हो जाता है। डीडी बसु के दिशा निर्देश, यदि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति से पूछताछ कर रहा हो तो वो उसकी पोशाक जो है, जो कपड़ा, वो जो सॉरी कपड़ा नहीं, जो जिस ड्रेस में है वो, उसकी पोशाक पर उसका नाम और उसका पद ये रहना अनिवार्य किया गया था। तो ये सही है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधी को गिरफ्तार के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्टेड मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये जरूर है। गिरफ्तार व्यक्ति के समय एक दस्तखत, अरेस्टेड मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। तो इसका, तो ये भी सही है दोस्तों, और ये भी सही है। तो इसका जवाब सीधे ये होगा, डी, उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट कह रहा है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्य के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्लियरिटी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से सही हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में जाए, न ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन दिया जाए। सही बात कर रहे हैं। राज्य की जो धर्मनिरपेक्षता है
जो मतलब सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है, किसी एक को बढ़ावा किसी एक को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है यहाँ पे। ऑप्शन 2 में कह रहा है धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास सामुदायिक समूहों को छूट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही कह रहा है। आर्टिकल 25 से 28 के बारे में भी आप लोग जान रहे होंगे। धार्मिक वेस्टर को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का भी निषेध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सही है। तो सत्य पूछ रहा है, तो सत्य उपयुक्त सही डी होगा इसका आंसर। 32 का आंसर डी होगा। ठीक है, तो अब 33 देखते हैं। 33 फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय नहीं जा सकता। जी गलत दोस्तों बात। ऊपर वाला स्टेटमेंट तो सही है, एक ही ऑप्शन नंबर ए में ही ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन ये जो नीचे बात कर रहा है, हाई कोर्ट नहीं जा सकता दोस्तों। यदि किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति जा सकता है, और ये आर्टिकल 266 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है, कहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीने का अधिकार मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों में इन्हीं में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रदूषण मुक्त हवा व पानी को अधिकार दिया, और इसे आर्टिकल 21 में शामिल किया। तो एक गलत है एक सही है, तो इसका असत्य पूछ रहा है तो इसका आंसर ए होगा। असत्य पूछ रहा है तो इसका आंसर ए होगा। तो अब आगे चलते हैं। कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। गिरफ्तारी के समय उससे गिरफ्तार का करार जाने का हक है। हाँ सही बात कह रहा है। गिरफ्तारी के समय 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ये भी सही बात है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही बात है। तो 34 का आंसर, और कुछ दिया है क्या नीचे ऑप्शन, लगता है ऑप्शन भी दिया होगा शायद। नीचे चलते हैं, 34 का आंसर देखते हैं नीचे चलकर क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया है, ओहो अभी और दिया है यहाँ पे। तो हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी नहीं दोस्तों, ये नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपना स्वयं बयान दे उस बयान को इकबालिया बयान के रूप में आरोपित के सबूत मतलब के विरोध में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, ये गलत है। ऐसे भी ठीक है, ऊपर ये देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर को कट करते हैं, 4 नंबर कट हो गया तो बचा ये। अब 5 नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर आप लोग देखे बहुत सारे ऑप्शन था। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए ही थाने में बुलाया जा सकता है। ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, 5 नंबर नहीं होगा। ये देखिए इसमें गलत क्या है, गलत ये है जो सिर्फ पूछताछ के लिए ही थाने में बुलाया जा सकता है, गलत, यही गलत है। और तो बाकी इसका आंसर आप समझ गए क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। दो या दो से अधिक स्तरीय वाली सरकारें। जी हाँ दोस्तों, अभी ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इस पर, सही है। कानून बनाने का, रसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र भी सही है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। अच्छा देखते हैं, राज्य की सरकार केंद्र की सरकार के प्रति जवाबदेह। ये नहीं, ये एकात्मक सरकार की विशेषता है। ये जो राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह, ये एकात्मक सरकार की विशेषता है। तो आप देख लीजिए कितना आसान है इसका क्वेश्चन का जवाब देना। 4 को कट कीजिए, बचा क्या, बचा सी। तो सी नंबर आंसर हो गया।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन 36 देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये भी कंसेप्चुअल, वो फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसके ऊपर वाला 35 नंबर क्वेश्चन फैक्चुअल था, फैक्ट था, लेकिन ये कंसेप्ट बेस्ड आ गया जी। देखिए, उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी उदारवादी व्यक्ति होगा तो वो समानता से ज़्यादा स्वतंत्रता को मानेगा। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। हाँ, ये बात बाद में मानते थे, पहले नहीं मानते थे। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। ये भी सत्य है। तो यार क्या पूछ रहा है, सत्य कौन सा है? तीनों सही है। देखते हैं इसका जवाब, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, लग रहा है तीनों सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ये 37 क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और ये क्वेश्चन यदि पता है आपको तो आपका आसान है, लेकिन जिसको कन्फ्यूजन है, इसमें पता नहीं है, उसके लिए मुश्किल होता है जी। नीचे दिए गए अवधारणा को उसके उचित उदाहरण से सम्मिलित कीजिए। कह रहे हैं सकारात्मक कार्रवाई। तो बताइएगा दोस्तों, सकारात्मक कार्रवाई क्या होगी? देखिए, मैच करते हैं। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार। नहीं जी, ये सकारात्मक कार्रवाई नहीं। वरिष्ठ बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। हाँ, ये सकारात्मक कार्रवाई हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये सकारात्मक कार्रवाई, ये सकारात्मक कार्रवाई हो सकता है। अवसर की समानता, समान अधिकार। प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अवसर की समानता है। और कह रहे समान अधिकार, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार, ये समान अधिकार है। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो ये देखिए किस में है, ये है, हाँ ये ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला है दोस्तों। बहुत ही नहीं, लेकिन जो समझ जाता है उसके लिए टफ नहीं होता है, लेकिन मतलब सबके लिए भी आसान भी नहीं होता है। चलिए, हम भी परेशान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन परेशान से भागना तो नहीं है। चलिए पढ़कर देखते हैं। संविधान सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के साथ ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वो समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही कह रहा है। भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। दोस्तों ये सही नहीं है। नस्ल नागरिकता प्रदान भारत में जातीय आधार पर नहीं किया जाता है दोस्तों। वो आप इससे पहले जन्म के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, वंशानुगत के आधार पे, लेकिन नस्लीय आधार, पंजीकरण के आधार पे था, लेकिन नस्लीय आधार नहीं था वहाँ पर। तो ये गलत हो गया। तो अब देखिए कहाँ है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों सही है। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं होगा क्योंकि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सही है परंतु आर गलत है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार निरंकुश अथवा असीमित होते हैं। गलत दोस्तों, इस पे सीमा लगी होती है। मौलिक अधिकार स्वतंत्र नहीं होते हैं उतने, इस पे सीमा लगी रहती है। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। गलत दोस्तों, सरकार चाहे तो प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये गलत है। ऐसा बात नहीं है। सरकार संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों को कम, ज़्यादा या निरस्त कर सकती है, लेकिन उसके लिए संसद के दोनों सदनों की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक होगी और वो भी विशेष बहुमत के द्वारा ही ये काम किया जा सकता है। तो पूछ रहा है सत्य कौन सा है। तो दोस्तों लग तो रहा है इसमें से कोई सत्य है ही नहीं। 39 का
जवाब होगा डी। इसमें कोई सत्य नहीं है, डी होगा, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट 40 पे चलते हैं हम लोग। अरे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? अच्छा जी, डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन शामिल हैं? तो देखिए वो जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो 36 आर्टिकल 36 से स्टार्ट हो करके आर्टिकल 51 तक जाता है। ठीक है, तो उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान सही है, पशुओं को मारने पर रोक भी सही है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, ये आर्टिकल आया था पीछे, आर्टिकल शायद 43 के आसपास है ये। मद्यपान निषेध, हाँ ये महात्मा गांधी जी का भी वो विचार है। और समान नागरिक संहिता, ये जानते होंगे आप लोग, आर्टिकल 44 की बात हो रही है। तो ये इसका आंसर तो सभी हो रहा है, उपयुक्त सभी। 40 का आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, 41 पे बात करते हैं हम लोग। खरे भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। हाँ ये सही बात कह रहा है जी, ये ऑप्शन तो सही है जी। ये देख, इसको लागू करने के लिए संविधान मौन है, ये भी बात सही है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था। हाँ मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो आर्टिकल 51 में है, आर्टिकल 51 के ए में है शामिल, सॉरी 51 में नहीं, 51 के ए में है शामिल। ये मूल रूप से मूल संविधान में नहीं था, भारतीय संविधान के मूल में नहीं था, और इसे 1976 में ही लाया गया भारतीय 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन जब लाया गया था उस समय 10 ही था, बाद में 1 एक और ऐड किया गया। ये 1 जो ऐड किया गया था ये 2002 में किया गया था, 2002 में किया गया था। इसमें वो बात शामिल था जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन के लिए अवसर की उपलब्धता कराया जाएगी, यह बात शामिल था। तो सत्य है, दोनों सत्य। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सत्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, 42 पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है, वो कुछ स्टूडेंट हैं रूम में जो पढ़ रहे हैं, थोड़े से शोरगुल भी कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, क्या किया ही क्या जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे प्रयास करेंगे कि उस टाइम पे वीडियो ना बनाने का प्रयास करें जिस टाइम पे ये लोग जगह रहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये लोग सो जाने के बाद हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 42 कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। जी हाँ दोस्तों, ये कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल है, ये सही बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व केवल निर्देशात्मक होते हैं। सही बात, ये भी सही है। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक, क्योंकि फंडामेंटल राइट का किसी का उल्लंघन हो जाएगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत चला जाएगा, हाई कोर्ट आर्टिकल 266 के तहत चला जाएगा, और सरकार पे ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दिशा निर्देश देगा कि आपको ये करना चाहिए। इसलिए ये आदेशात्मक होते हैं। नीति निर्देशक तत्व मौन रहता है, हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जवाब आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा। 42 का जवाब होगा डी, सभी सही है। अब 43 पे जाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे अमेरिका में, यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रणाली ही है, जिसमें वहाँ के हेड ही राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। अच्छा देखते हैं आगे। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है स्टेटमेंट। इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। हाँ ये भी सही है दोस्तों। तो अंततः
सत्य पूछ रहा है। तो इसका ये नंबर देखते हैं, ये जो 2 नंबर है ये क्या है? राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। हाँ, ये भी सही है। तो मतलब सीधा सा बात है, 43 का आंसर डी होगा, सभी सही है। दोस्तों इसे इरेज करते हैं क्योंकि सही नहीं लग रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सही बात है। भारतीय संविधान न कठोर सबसे ज़्यादा है, न लचीला है, मतलब फ्लेक्सिबल है। जहाँ आवश्यकता पड़े उसमें हम लोग संशोधन भी कर सकते हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ी बहुत ज़्यादा संशोधन में नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक मामलों की एक से अधिक व्याख्या की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक मामलों में एक से अधिक व्याख्या भी की जा सकती है। आप लोग देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी करती है, जैसे निजता के अधिकार में खड़ग सिंह मामले में कुछ और कही, वहीं पुट्टास्वामी मामले में कुछ और कही। तो ये बात होता है दोस्तों। भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलापन का उचित समय है। ये भी सही है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है कठोरता एवं लचीलापन, इसी कारण इसे जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। तो इसमें भी सभी सही है। आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ये कंसेप्चुअल बेस है, एक बार समझ लेने पे ये गलती नहीं होती है क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में है। इससे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। इस संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में सहमति न बन पाने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। गलत दोस्तों, संविधान ये जो ये क्या बोलते हैं, ये संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति चाह कर भी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। तो असत्य कौन सा है इसका? इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ये सही लग रहा है, ये सही है, ये सही है। तो क्या पूछ क्या रहा है? असत्य कौन सा है? असत्य 2 है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संविधान की विशेषता बताना है। भारतीय संविधान की विशेषता, सही कथन, यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंधित करता है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंधित करता है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की शासन चलाई जाती है और बहुमत के आधार पर भी शासन चलाई जाती है, जिस पे बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, या स्वतंत्र पार्टी भी सरकार बना सकती है यदि उसके पास बहुमत है। तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन का उपयोग करता है। ये भी सही है। यह कमजोर समाज के वर्गों को उनके उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। हाँ, ये भी सही है। तो ये बेसिक से लगता है कि ये मूल जो उद्देशिका है भारत का प्रियम्बल है, वहां से भी दिया गया इस क्वेश्चन को। इसका जवाब डी सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची मूल अधिकार नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका आंसर डायरेक्ट ये हो सकता है, वैसे होगा तो सोचा जाता। चलिए आगे चलते हैं। 48 का, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में दिया है क्वेश्चन। ये भी कंसेप्चुअल है दोस्तों। एक बार पूरी उद्देशिका और प्रियम्बल को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, याद नहीं मुख्य तो समझ लेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ठीक है, लग तो रहा है सही है। संविधान का भाग नहीं है और इससे कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ये दोस्तों संविधान की भाग है, तो ये नहीं कि सवाल ही नहीं होता है। नहीं का
सवाल नहीं होता है जब संविधान का भाग है तो। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे अन्य कोई उपबंध। जी नहीं दोस्तों, अन्य उपबंध नहीं। देखिए मुख्यतः बता देते हैं, ये उद्देशिका संविधान का भाग है लेकिन ये वैसा प्रभाव नहीं रखता जैसे अन्य कोई उपबंध। तो ये शायद हाँ यहाँ है, ये डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। एक नंबर गलत होगा इसमें। 49 में निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा शक्तियों के परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। तो इसका जवाब दोस्तों शक्तियों का परिसीमन, ये भी सही है। विधि के समक्ष समता, ये भी सही है। स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, ये भी सही है। विधि के शासन, ये मुख्यतः तीनों को माना जाएगा, तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन पूछ लिए लास्ट दे करके। चलिए, अंत भला तो सब भला। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये बंद किसमें आप लोग जान रहे होंगे, ये शायद क्या मूल कर्तव्य है, ये उद्देशिका में कहीं नहीं है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी नहीं है, ये डायरेक्ट ही उद्देशिका में। आप जानते हैं, सॉरी उद्देशिका नहीं, मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य जान रहेंगे। पूर्व USSR जो रसिया का पूर्व था 1991 से पहले, उससे लिया गया था ये फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये भाग 5 में है, सॉरी भाग 5 में नहीं है। मूल कर्तव्य भाग, सॉरी मूल कर्तव्य भाग 5 में नहीं है, 4A में है। ये 4A में है। ये भारत के संविधान के भाग 4A में है। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन तो अब समाप्त होते हैं। हमारा कर्तव्य था, हमने जो वादा किया उसको निभाया दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जब मुझे एक्सेस मिलेगा, तो मैं वो 50 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। ये जो पॉलिटी का सेक्शन खंड का पूरा 50% पार्ट का था, वो आगे का आएगा। तो हम वो जब मेरे पास वो आएगा तो मैं आपको ये अपलोड करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक आवश्यक सूचना और हम अगले दिन एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम करेंट अफेयर्स की क्लासेस डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक सप्ताह की करेंट अफेयर्स की क्लास 1.5 से 2 घंटे में ही कंप्लीट करेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ मूल्य चीज़ें, आवश्यक चीज़ें जो UPSC से रिलेटेड हैं, हम लोग उसे ही पढ़ेंगे। और उसे भी मैं हैंड राइटिंग के रूप में PDF में अपलोड करूँगा। आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। हम लोग अच्छे से यहीं पे समझ लेंगे ताकि आवश्यक ना हो, लेकिन मैं PDF के रूप में टेलीग्राम पे उसे भी आप लोग को दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, ठीक है, फिर थैंक यू। हाँ, एक बात और दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देखिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत ही छोटा चैनल है। हालांकि आप लोग ग्रो करवाने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्द ही ग्रो हो जाएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।